स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल VS क्लासेस में। कल हमने आपको इसकी एक वीडियो उपलब्ध कराई थी जिसमें हम लोगों ने बात की थी सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के पार्ट्स के बारे में। तो आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जूलॉजी का पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें से आज जो पहला टॉपिक है वो हमने लिया है सजीवों की संगठनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो जब बात विशेषताओं की होती है, सजीवों की विशेषताओं की, तो सजीवों की कोई एक नहीं बल्कि कई विशेषताएं होती हैं। तो उन्हीं विशेषताओं को आज हम पढ़ते हैं, इनको समझते हैं कि उनमें क्या क्या विशेष होता है या क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पर एक एक हेडिंग्स के माध्यम से समझाते जाएंगे। तो पहली विशेषता हम देखते हैं क्या होती है कि सजीवों में सबसे पहले क्या होता है, उनकी आकृति। बात करते हैं सजीवों की आकृति के बारे में। हमारे संसार में, इस संसार में जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीवधारी हैं, जंतु या वनस्पति दोनों की ही बात करते हैं, तो इस संसार में जितने भी सजीव, जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी का एक निश्चित आकृति एवं आकार होता है। परंतु उनमें कुछ गुण ऐसे होते हैं जिससे कि वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं और हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं, या हम उन दूसरी चीजों की पहचान सिर्फ उन गुणों के आधार पर कर सकते हैं। तो आपकी ये थी सजीवों की आकृति। दूसरा पॉइंट आपका है इसमें कोशिका संरचना। इट मीन्स सेल स्ट्रक्चर। क्या होता है, हमारे संसार में जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उनकी शारीरिक संरचना छोटी छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों के सम्मिलित रूप से मिलकर के बनी हुई होती हैं। इन छोटी छोटी इकाइयों को या यूनिट्स को सेल या कोशिका कहा जाता है। ये कोशिकाएं एक नहीं बल्कि एक समान कई होती हैं, कई हजारों में या कई अनगिनत संख्या में होती हैं एक शरीर के अंदर। तो ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से समान, एक समान कार्य प्रणाली की तरह ही होती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं के मध्य में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो जीव द्रव्य की संगठित रचना और केंद्रक के साथ मिलकर शरीर की सभी जैविक क्रियाओं का क्रियान्वयन करती हैं। और शरीर की जो शारीरिक संरचना होती है उसमें सिर्फ जीवित कोशिका का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं कोशिका की। तो हमने आपको बताया कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हुआ एक सम्मिलित रूप है जो शरीर का निर्माण करता है, कोशिका, सेल। तो कोशिका की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसके अलावा हमने इस परिभाषा में आपका एक शब्द और प्रयोग किया है जो था केंद्रक। केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ये आपकी केंद्रक और कोशिका। तो कोश की संरचना क्या होती है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनने वाला एक स्वरूप जो है हमारा शारीरिक संरचना का रूप ले लेता है। अब अगली हेडिंग के बारे में हम बात करते हैं जो कि है जीव द्रव्य, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या होता है, अभी अभी हमने आपको बताया कि कोशिका के मध्य में एक पदार्थ होता है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो वहीं से देखते हैं जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका के मध्य में पाया जाता है। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो जीव द्रव्य का निर्माण एक समान रासायनिक संगठन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन,
इन सभी के और इनके अलावा कुछ और तत्वों के एक समान रासायनिक संगठन से होता है। तो ये था आपका जीव द्रव्य, यही हमारे जीवन का मूलभूत आधार भी होता है। इसके बाद जो हमारा अगला विशेषता है वो है पोषण, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। हमारे संसार में जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीवधारी हैं, इन सभी को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, अपने दैनिक कार्यों के लिए, अपनी जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा इन्हें पोषण यानी कि भोजन से ही प्राप्त होती है। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं। वह भोजन हमारे शरीर में जाता है, उसका पाचन होता है, और पाचन के फलस्वरूप जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो जीव द्रव्य में शामिल या सम्मिलित हो जाते हैं। और इस प्रकार से भोजन के ऑक्सीकरण के बाद जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण, उसके बाद हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कहने में जो पोषण लगता है कि सिंपल है, खाना खाया, ग्रहण किया, ऊर्जा मिली और हमें अपकार करने की शक्ति प्राप्त हो गई, परंतु वास्तविकता में देखें तो पोषण की क्रिया जो है वो कुछ भागों में चलती है। वो भाग ये निम्नवत हैं। जैसे पहला भाग होता है अंतर्ग्रहण, इट मीन्स इंजेशन। क्या होता है इसका मतलब? अंतर्ग्रहण या इंजेशन, इसका मतलब होता है कि पोषण की पहली क्रिया यानी कि भोजन ग्रहण करना। इंजेशन का मीन्स होता है भोजन ग्रहण करना। इसके बाद भोजन ग्रहण करने के बाद दूसरी क्रिया जो होती है वो होती है पाचन। डाइजेशन, इट मीन्स होता है भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। इन दो क्रियाओं के बाद अब तीसरी क्रिया आती है जिसे हम कहते हैं अवशोषण। भोजन के पाचन के बाद उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, रक्त उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा जो ब्लड होता है उनमें से पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन करता है। तो रक्त द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, रक्त द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण। अब बात करते हैं इसके चौथे बिंदु की, तो जो है आपका स्वांगीकरण, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। इस क्रिया में पोषक तत्वों के बाद शरीर में नए जीव द्रव्यों का निर्माण होता है, नए जीव द्रव्य का निर्माण। इसके बाद अंतिम बिंदु होता है बहिक्षेपण, बहिक्षेपण जिसे हम कहते हैं इजेशन। इसमें क्या होता है कि हमने जो भोजन किया है वो हमने भोजन किया, भोजन के बाद भोजन का पाचन हुआ, उसके बाद रक्त द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण किया गया, उसके बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा द्वारा नए जीव द्रव्य का निर्माण भी होता है। उस निर्माण के बाद जब सारी क्रियाएं क्रियान्वित हो जाती हैं तो शरीर में बचे हुए अपशिष्ट या व्यर्थ पदार्थों का त्याग करना बहिक्षेपण कहलाता है। जैसे कि जंतुओं में मल त्याग करना, हमारी त्वचा के द्वारा पसीने का निकलना, और जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर के अंदर नहीं है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी हमें श्वसन द्वारा निकाल देना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अपशिष्ट या व्यर्थ पदार्थों को हमारे शरीर से त्याग देना ही बहिक्षेपण कहलाता है। इसके बाद अगला बिंदु जो है वो है वृद्धि, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। कोई भी सजीव
अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को अपने एनर्जी के रूप में लेता है। उससे जो एनर्जी होती है, जो विकास होता है, उसके बारे में हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसा होगा। तो देखिए, वृद्धि का सीधा अर्थ है हमारे शारीरिक विकास से, जंतुओं के, सजीवों के, जीवधारियों के शारीरिक विकास से। हम जब पोषण लेते हैं तो उससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के फलस्वरूप हमारे जीव द्रव्य में वृद्धि होती है, जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है। उससे जो ऊर्जा मिलती है वह हमारे जीव द्रव्य को और ज्यादा बढ़ाती जाती है। और इसके अलावा एक बात और है कि जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, इनका विघटन भी होता है। इट मीन्स जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होना और सेल का विभाजन होना, कोशिकाओं का विभाजन होना वृद्धि का सबसे बड़ा कारण होता है। अब इसके दो मुख्य कारण है, पहला कारण और दूसरा कारण। पहला कारण है जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होना, जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होना। और वृद्धि का दूसरा कारण है कोशिकाओं का विभाजन होना। अभी हमने बात की वृद्धि के बारे में। वृद्धि के बाद सजीवों की अगली विशेषता आती है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है समझते हैं इसको। सजीवों में या जीवधारियों में जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार की भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप पदार्थों का आदान प्रदान एवं रूपांतरण होता रहता है। इसे उपापचयी परिवर्तन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब उपापचय या मेटाबॉलिज्म जो है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला उपचयी परिवर्तन और दूसरा है अपचयी परिवर्तन। उपचयी परिवर्तन को कहते हैं एनाबॉलिक चेंज और अपचयी परिवर्तन को कहते हैं कैटाबॉलिक चेंज, कैटाबॉलिक चेंज। तो हम ये देखते हैं कि उपचयी परिवर्तन क्या होता है और अपचयी परिवर्तन क्या होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको छोटी से छोटी भाषा में समझा सके। तो उपचयी परिवर्तन जो है वो एक प्रकार से संरचनात्मक परिवर्तन है। संरचनात्मक परिवर्तन मीन्स जो निर्माण करे, आगे चीजों को व्यवस्थित तरीके से चलाने में हमारी सहायता करे। जैसे कि यह परिवर्तन जो है उपचयी परिवर्तन शरीर की क्रिया जैसे पोषक क्रियाएं, नए जीव द्रव्यों का निर्माण और पदार्थों का रूपांतरण इनमें सहायक होती है, या इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं होती हैं। और यह उपचयी परिवर्तन शारीरिक वृद्धि और विकास में भी बहुत अधिक सहायक होती हैं। इसके विपरीत जो अपचयी परिवर्तन है यह एक प्रकार की नाशात्मक यानी कि डिस्ट्रक्टिव, तोड़ने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए आवश्यक ऊर्जा जो है पोषक पदार्थों के विघटन के बाद प्राप्त होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है, जबकि अपचयी परिवर्तन एक नाशात्मक, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव भी कह सकते हैं, नाशात्मक प्रक्रिया है। चलिए अब बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में। तो सजीवों की अगली विशेषता है गति। गति का नाम सुनते ही सभी सोचते हैं कि किसी चीज का चलना, दौड़ना, फिरना, बस यही गति होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी बायोलॉजी में गति का संबंध सिर्फ दौड़ने या चलने से नहीं होता है, बल्कि शरीर के संचालन से होता है। पोषण की क्रिया के बाद सजीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वह ऊर्जा सभी सजीवों को कार्य करने की, अपनी जैविक क्रियाएं करने की क्षमता प्रदान करती है। सजीवों में गति जो होती है वो स्पष्ट और तीव्र होती है, जबकि पादपों में यह स्पष्ट नहीं होती है, अस्पष्ट होती है और तीव्र ना होकर के मंद होती है। फिर से एक बार कहते हैं, सजीवों की गति स्पष्ट एवं तीव्र होती है, जबकि पादपों की गति मंद एवं अस्पष्ट होती है, जिन्हें हम कभी देख भी नहीं पाते हैं। परंतु फिर भी इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे अपवाद हैं, जैसे छुई मुई का पौधा हुआ, हम उसकी पत्तियों को सिकुड़ते हुए और फिर से खुलते हुए देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से स्पष्ट
गति का उदाहरण है। और एक शब्द और आता है मूवमेंट के अंदर, हमारी गति के अंदर, प्रचलन का। प्रचलन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या विचरण करना, जो कि सजीवों में उपस्थित होता है। सजीव अपनी इच्छानुसार स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा सकते हैं या कहीं भी घूम फिर सकते हैं, उसे कहते हैं प्रचलन यानी कि लोकोमोशन। चलिए आगे देखते हैं। हम सजीवों की जो है अगली विशेषता है वो होती है प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्शन। अब जैसा कि इसके शब्द में ही निहित है री और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन, री माने पुनः, माने कि हम ये कह सकते हैं कि सजीव या पादप, सजीव पादप या जंतु अपने ही समान अपनी दूसरी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं या अपने ही समान दूसरे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, इसे प्रजनन कहा जाता है। और इसकी परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है उनमें इन्हीं के गुण विद्यमान होते हैं। अब प्रजनन भी दो प्रकार से होते हैं, एक होता है लिंगी प्रजनन जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलिंगी प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके बारे में, इनके विभिन्न जो भाग हैं, इसके लिए आपका पूरा एक चैप्टर है बाद में जीव विज्ञान में, जंतु विज्ञान में, उसको बाद में डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सजीवों की अगली विशेषता है श्वसन। श्वसन मीन्स होता है सांस लेना। अब सांस लेने की व्यवस्था केवल सजीवों में ही होती है, निर्जीवों में नहीं। तो पढ़ते हैं। सजीवों को, सभी जीवधारियों को, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, सभी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी दैनिक और जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मानव शरीर में, जंतु शरीर में और पादपों में ऊर्जा का उत्पादन जीवित द्रव्य में उपस्थित वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन एवं अन्य घटकों के मिश्रण के बाद ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब भोजन बनाना, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना, यही हमारा जो है श्वसन कहलाता है। अब श्वसन भी दो प्रकार का होता है। इसे हम श्वसन का प्रकार नहीं बल्कि श्वसन की होने वाली क्रियाएं भी कह सकते हैं। श्वसन के प्रकार नहीं बल्कि श्वसन में होने वाली क्रियाएं। तो एक क्रिया होती है प्रश्वसन और एक होती है उच्छ्वसन। इसे कहते हैं इंस्पायरेशन, जबकि इसे कहते हैं एक्सपिरेशन। अब ये प्रश्वन और उच्छ्वसन क्या होते हैं, चलो छोटे शब्दों में देखते हैं। मैंने प्रश्वन होता है ऑक्सीजन ग्रहण करना। जब श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जब ऑक्सीजन ली जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रश्वसन यानी कि ऑक्सीजन लेना। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना उच्छ्वसन कहलाता है। तो ये थी आपकी श्वसन की जानकारी। इसके बाद हम बात करते हैं जीवन चक्र, लाइफ साइकिल के बारे में। जीवन चक्र क्या होता है? जीवन जीवों से संबंधित। जब भी कोई नया जीव उत्पन्न होता है या किसी नवजात का जन्म होता है, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, तो वह अपना जीवन प्रारंभ करता है एक नवजात के रूप में। उसके बाद वह वृद्धि करता है, वृद्धि करके बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि अवस्थाओं में जाता है, परंतु अंत में उसकी जो अंतिम अवस्था है वो कहीं ना कहीं जाकर के वो भी समाप्त हो जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है या वह निर्जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी क्रिया प्रकृति में अपने आप स्वतः ही प्राकृतिक रूप से चलती रहती है। इसको ही जीवन चक्र कहते हैं, माने जीवन का उत्पन्न होना और जीवन का समाप्त हो जाना। इस पूरी प्रक्रिया को ही जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कहा जाता है। सजीवों की अगली विशेषता है जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है? सजीवों में जनन प्रक्रिया होती है, उसके बाद उनकी जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें बहुत सारी समानताएं एवं बहुत सारी असमानताएं भी होती हैं। तो जो समानताएं होती हैं वो उनके
जो उनके जनक हैं उनके अनुसार उन्हें मिलती हैं, परंतु जो असमानताएं होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी समय निकलने के साथ साथ अपने आप से नए नए गुणों के समावेश और परिवर्तन के साथ निरंतर विकसित होते चले जाते हैं। इसको ही जैव विकास कहा जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एक बार फिर से समझते हैं। जनन क्रिया के बाद उत्पन्न संतान में अपने जनक के समान, अपने पिता के समान समानताएं होती हैं, परंतु कुछ भिन्नताएं या असमानताएं भी होती हैं, और यही असमानताएं पीढ़ी दर पीढ़ी समय के साथ उत्तम गुणों के समावेश और परिवर्तनों के साथ विकसित होती चली जाती हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंतर्गत देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आगे की लाइफ में परिवर्तन या चेंजेस जो हैं आने प्रारंभ हो जाते हैं। अगला जो विशेषता है वो है अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। अनुकूलनशीलता क्या होती है? सभी सजीव वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों, जैसे कि ध्वनि, प्रकाश और आपका जो है रासायनिक क्रियाएं, दाब, ताप, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इन सभी में अपने आप को ढाल लेता है। यानी जैसे जैसे मौसम बदलता है या वातावरण में अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, मनुष्य अपने आप को, सजीव अपने आप को या पादप अपने आप को उनकी अनुरूप ढाल लेते हैं, जिससे कि वह उनमें निवास कर सकें या अपने अस्तित्व को बचाए रह सके, उसके बीच में अपना जीवन यापन या अपने जीवन को बनाए रखें। इसे कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन मनुष्य की, सजीवों की, सभी सजीवों की, पादप जंतुओं की सबसे विलक्षण क्षमता होती है। इसकी अगर यदि सजीवों में अनुकूलनशीलता ना हुई तो वह सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं, अपने जो है अस्तित्व को संभाल भी नहीं सकते हैं। अनुकूलनशीलता किसी एक में नहीं बल्कि सभी में होती है, चाहे वह मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, पक्षी हो, कोई भी। जैसे कि मनुष्य हर मौसम के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। पक्षियों का अनुकूलन स्थल पर भी होता है और वायवीय भी होता है। मछली का अनुकूलन जल में होता है। मेढक और कछुए का अनुकूलन जल और स्थल दोनों पर होता है। अब बात करें पादपों की, तो पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी होते हैं तो सदाबहार वन में भी होते हैं। मतलब कि हर जगह सभी चीजों का अस्तित्व होता है। इसको ही कहते हैं अनुकूलन। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सजीवों की अगली विशेषता जो है वो है प्रतिक्रियाशीलता। इट मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस। प्रतिक्रिया देना मतलब कि किसी चीज का प्रत्युत्तर, किसी बात का प्रत्युत्तर। यदि हम किसी चीज को महसूस करते हैं, देखते हैं, किसी बात की अनुभूति करते हैं, तो हम उसका उत्तर भी देते हैं, उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इसे कहते हैं प्रतिक्रियाशीलता। शरीर की बात करें तो शरीर में शारीरिक जो उद्दीपन होते हैं उनके कारण ही हमें, शारीरिक उद्दीपनों के कारण ही हमको भूख, प्यास, पीड़ा, कष्ट, दर्द, इन सभी बातों की अनुभूति या इन सभी बातों का एहसास होता है। एक शब्द और आता है इस हेडिंग प्रतिक्रियाशीलता के अंतर्गत, इरिटेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं उत्तेजनशीलता। यदा कदा जब भी कभी हम कोई एक अद्भुत नजारा देखते हैं या आश्चर्यजनक चीज देखते हैं या कोई भयावह स्थिति देखते हैं तो हमें एक डर का माहौल समझ में आता है। उस डर के कारण हमारे रोंगटे या उस आश्चर्य के कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक प्रकार की उत्तेजनशीलता है। पशु पक्षी भी इस प्रकार से अपनी उत्तेजनशीलता को व्यक्त करते हैं, जैसे कि कभी कभी पक्षी अपने पंखों को खोल करके खड़े हो जाते हैं, पंखों को फैलाकर स्थल पर ही खड़े होते हैं, तो इसे कहते हैं उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सजीवों की अगली विशेषता, जिसे हम कहते हैं श्रावण या सेक्रेशन। सेक्रेशन क्या होता है? सेक्रेशन मीन्स बहाव। हमारा शरीर जो है कई प्रकार की ग्रंथियों और तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो हम कह सकते हैं शारीरिक संरचना में सजीवों के अंदर, सजीवों के शरीर में अनेकों प्रकार की ग्रंथियां जिसे हम कहते हैं ग्लैंड्स, अनेकों प्रकार की ग्रंथियां जिन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स उत्पन्न होती हैं, और इन ग्रंथियों से अनेकों प्रकार के रासायनिक तरल पदार्थों का स्रावण होता रहता है, बहाव होता रहता है। और ये ग्रंथियां और वो तरल पदार्थ निरंतर हमारी जैविक क्रियाओं में, हमारी रासायनिक क्रियाओं में, शारीरिक रासायनिक क्रियाओं में सहायक होते हैं। तो एक प्रकार से जो श्रावण जो है, सेक्रेशन जो है, वो हमारे लिए आवश्यक भी है। अगली विशेषता देखते हैं सजीवों की। अगली विशेषता है शारीरिक नियंत्रण, बॉडी रेगुलेशन। शारीरिक नियंत्रण क्या होता है? शारीरिक नियंत्रण यानी हम अपने शरीर को जिस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपने माइंड को एबल किए हुए हैं, किसी चीज पर स्टेबल किए हुए हैं, हम जो भी कार्य प्रणाली कर रहे हैं तो उसका एक नियंत्रण व्यवस्था जरूर होती है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, शारीरिक नियंत्रण के बारे में। तो शारीरिक नियंत्रण को समझने के लिए हम देखते हैं कि यह भी 3 प्रकार से होता है।
शारीरिक नियंत्रण भी 3 प्रकार से होता है। पहला है रक्त परिसंचरण द्वारा, दूसरा आपका आता है उत्सर्जन द्वारा, और तीसरा आपका है नाड़ी संस्थान द्वारा। चलिए देखते हैं क्या होता है ये रक्त परिसंचरण द्वारा, उत्सर्जन द्वारा और नाड़ी संस्थान द्वारा। उत्सर्जन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार अभी फिर से बता देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रक्त परिसंचरण के द्वारा। रक्त परिसंचरण द्वारा क्या होता है, देखिए पचे हुए भोज्य पदार्थों का वितरण, हमारे शरीर में रक्त का परिवहन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं उनका परिवहन, एंटीबॉडीज और हार्मोन्स का स्थानांतरण, ये सभी प्रक्रियाएं रक्त परिसंचरण द्वारा नियंत्रित होती हैं। इससे हमारा शरीर जो है अपनी रासायनिक क्रियाओं को सही रूप से क्रियान्वित करता रहता है। उत्सर्जन द्वारा ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उपचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं, पोषण, ऊर्जा उत्पन्न करना, जीवद्रव्य का बनना, इन सभी प्रक्रियाओं के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ या व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर में रह जाते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। जैसे कि मल त्याग करना, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना और हमारे शरीर से पसीने का बहना, ये सभी उत्सर्जन क्रिया द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगली जो हेडिंग है वो है नाड़ी संस्थान द्वारा। तो शारीरिक संरचना में एक पूर्ण व्यवस्थित नाड़ी संस्थान होता है जिसका मुख्य केंद्र होता है हमारा मस्तिष्क। नाड़ी संस्थान का मुख्य केंद्र होता है मस्तिष्क। यदि हमारे शरीर के साथ कोई भी अनुभूति या कोई भी क्रिया होती है तो उसकी सबसे पहले सूचना, सबसे पहले संवेदना सीधे मस्तिष्क के पास पहुंचती है, और मस्तिष्क उसके प्रत्युत्तर में बेहद ही व्यवस्थित रूप से और जो है कि संयमित रूप से उसका प्रत्युत्तर देता है। तो ये थी आपकी नाड़ी संस्थान द्वारा हमारे शारीरिक नियंत्रण। इसमें एक पॉइंट और जोड़ते हैं थोड़ा सा, मस्तिष्क के अंतर्गत जो है हमारी जितनी भी क्रिया हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो क्रियान्वित होती हैं। ये था आपका पहला चैप्टर और इसकी एक टॉपिक सजीवों की संगठनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं। और ये चैप्टर आपका अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये इतनी सारी विशेषताओं के बाद इसकी केवल एक चैप्टर की, इस चैप्टर की केवल एक टॉपिक ही आपका हुआ है। इसको आप पार्ट 1 समझिए। इसकी अगली वीडियो में, VS क्लासेस की अगली वीडियो में आपको इसी चैप्टर के इसी टॉपिक से आगे का टॉपिक जो है कि जंतुओं और पादपों में अंतर, जैव विविधता और इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या वन लाइनर जिसे आप कह सकते हैं, वो आपको हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल VS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यदि आपको अपने कुछ सजेशन, अपने कमेंट्स देना चाहते हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद।